हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एक्चुअल में जीडीपी है क्या। कई बार हम न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, बुक्स में पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर कई बार, क्योंकि हम देखते हैं कि कई इकोनॉमिस्ट या अपोजिशन वाले बोलते हैं मोदी सरकार में जीडीपी ग्रोथ डाउन हो गई, या कोविड के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या? तो हमें वो प्रोसेस समझना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, वो किस चीज का होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं अपनी जेब में पैसा लेके, पैसा दो चीजों में खर्च कर सकते हैं। या तो हम पैसा खर्च करेंगे गुड्स में, या हम पैसा खर्च करेंगे सर्विस। मतलब हम मार्केट में गए, सामान खरीदा, सामान लेकर घर आए, ठीक है, वो गुड्स में हमने पैसा खर्च करा। या हमने मार्केट गए, पैसा खर्च करा, लेकिन सामान कुछ नहीं लाए। अब हम लाए कुछ नहीं, इसका मतलब हमने सर्विसेज में पैसा खर्च करा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप टेम्पो में या टैक्सी में या ओला बुक करके गए हैं, ठीक है, या आप अपनी सिटी से दिल्ली गए हैं, तो ट्रेन से गए, बाय एयर गए, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली। तो उसमें आपने ना प्लेन खरीदा, ना ट्रेन खरीदी, ना आपने बस खरीदी, ठीक है, आपने सर्विसेज यूज करी है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपने उसका पैसा दिया है। या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो सामान नहीं बेच रही। या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सर्विसेज का पैसा पे कर रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे हैं। स्कूल, ये यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसी के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस इंडस्ट्री है जहां पर सामान नहीं बेचा जा रहा है, होटल इंडस्ट्री जहां होटल में रहे वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, वो टेलीकॉम की सर्विसेज हैं, उसका हम पैसा पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज, आईटी की सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका हम पे कर रहे होते हैं, सामान नहीं खरीद। तो मार्केट में जीडीपी होता क्या है? मार्केट में जीडीपी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, मतलब अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी मनी के टर्म्स में जो वैल्यू होती है, मनी के टर्म्स में, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में देखा जाता है। तो ये जो ट्रेड हो रहा है ना, लोग खरीद रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, सर्विसेज भी खरीद रहे हैं, ठीक है। और मान लिया कि 3 महीने का देखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का कैलकुलेशन किया कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हुई, ठीक है, उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू देख ली, तो वो बेसिकली जीडीपी होगा उस पर्टिकुलर क्वार्टर का, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेट कैसे कैसे होता है? जीडीपी क्वार्टर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि जीडीपी कैलकुलेट मंथली होता है, क्वार्टरली, ईयरली, क्या होता है? तो क्वार्टर ईयर के हिसाब से होता है। क्वार्टर 1 का पहले जीडीपी निकाला जाता है। क्वार्टर 1 क्या होता है? जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, ठीक है। फिर हमारा क्वार्टर 2 आ जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर क्वार्टर 3 आ जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर क्वार्टर 4 आ जाता है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर वाइज जीडीपी का कैलकुलेशन होता है इंडिया की टेरिटरी के अंदर, और उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है पर्टिकुलर क्वार्टर में, गुड्स और सर्विसेज दोनों, उनकी मनी की टर्म्स में वैल्यू जीडीपी होता है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। देखो, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। जीडीपी में एक वर्ड यूज होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है हमारा घर, और हमारा घर है इंडिया। हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो सब, उसकी मनी वैल्यू, वो सब जीडीपी में आता है। और हमारे घर में, इंडिया के अंदर, फॉरेनर्स भी, फॉरेन कंपनीज भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूडेड होगा। तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि जीडीपी में क्या इंक्लूडेड होता है। फॉरेन कंपनीज जो इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि वो इंडियन सॉइल है, डोमेस्टिक लेवल, हमारे घर के अंदर कर रही है, इंडिया के अंदर, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो वो जीडीपी में इंक्लूडेड होता है। और जो इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर, इंडियन सॉइल के बाहर, मान लीजिए साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं बिजनेस कर रही होती हैं, ठीक है, उसकी जो मनी वैल्यू होगी वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होगा।
चाहे वो पैसा कमा के इंडिया ला रहे हो या ना ला रहे हो, वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इंडियन कंपनी जो इंडिया के बाहर बिजनेस करेंगी, चाहे श्रीलंका में करें, नेपाल में करें, बांग्लादेश में करें, साउथ अफ्रीका में करें, यूएस में, यूरोप में, कहीं भी करें, बस हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर कर रहे हो तो वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, जीडीपी ही है किसी भी कंट्री का, ग्लोबल इकोनॉमीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो जीडीपी एक रेफरेंस पॉइंट है, उससे किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि इंडिया का जीडीपी, यूएस का जीडीपी, फ्रांस का जीडीपी, अलग अलग कंट्री के जीडीपी को देखकर फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। मतलब वहां पर ट्रेड कितना हो रहा है, बिजनेस कितना हो रहा है, कारोबार कितना हो रहा है, उसकी मनी वैल्यू क्या है, वो बेसिकली जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें, जैसे जीडीपी ग्रोथ अगर हम बोले 6%, तो इसका मतलब है पिछले साल, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ 6% है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल जो बिजनेस हुआ था, ट्रेड हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अगर 100 रुपीज का बिजनेस हुआ है तो इस साल 106 रुपीज का हुआ। मतलब पहले 100 रुपए का बिजनेस था तो अब 106 रुपए का बिजनेस है, 6% ज्यादा बिजनेस हुआ है। और ये बिजनेस ज्यादा होने से फायदा क्या होता है? बिजनेस ज्यादा होने से फायदा ये होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी होंगी, क्योंकि अगर बिजनेस ज्यादा होगा तो बिजनेस ज्यादा मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मैन पावर चाहिए होती है, और मैन पावर अगर चाहिए तो रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैन पावर से तो 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, 106 का जो प्रोडक्शन होगा वो जो है थोड़ी ज्यादा मैन पावर से होगा। तो जीडीपी ग्रोथ इसीलिए सरकार कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, तो जीडीपी ग्रोथ में कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि कारोबार बढ़े, बिजनेसेस बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो है सरकार सबको प्रोवाइड नहीं कर सकती। हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो उन 1 करोड़ सरकारी नौकरियां कहां निकलेंगी हर साल? ठीक है, और पुराने इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो रिक्वायरमेंट है जॉब वाली, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है, तो इसलिए प्राइवेट जॉब्स की भी भरमार होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरियां तो हो, प्राइवेट नौकरियां भी, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ पे सरकार कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है। तो जीडीपी क्या है? मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस होती है गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मनी वैल्यू होता है जीडीपी। ठीक है, तो ये जीडीपी। अब जीडीपी के फैक्टर्स क्या हैं? अभी हमने डिस्कस करा कि गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है, तो अब जीडीपी को ना 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो समझ लेते हैं कि वो 3 सेक्टर्स क्या हैं। जीडीपी या इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, जीडीपी और इकोनॉमी, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो 3 सेक्टर क्या हैं समझ लेते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है। ये समझ लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जीडीपी की समझ नहीं है वो एग्जाम भी क्लियर करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये पता ही होना चाहिए हर किसी को। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब देखिए, हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी ना, उन गुड्स एंड सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हमने बात करी कि गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज तो 2 ही है, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया? देखिए, ये समझना है कि जो गुड्स होती हैं, 2 तरीके की गुड्स होती हैं मार्केट में। एक तो होती है नेचुरल गुड्स। नेचुरल गुड्स का मतलब जैसे फूड ग्रेन्स हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गए, वो नेचुरल गुड्स हैं, मशीनों से उन्हें बनाया नहीं गया, या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, तो नेचुरल गुड्स जो हैं उन्हें मशीनों से बनाया नहीं गया है। तो एक होगी नेचुरल गुड्स, दूसरी होगी आर्टिफिशियल गुड्स। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल गुड्स होती है, नेचुरल। सेकेंडरी सेक्टर में आर्टिफिशियल गुड्स होती है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है मशीनों से जिन्हें बनाया गया है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, एसी, फ्रिज, टीवी, इन्हें मशीनों से बनाया गया है, उगाया नहीं गया, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर कट समझना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी मनी की टर्म से वैल्यू जीडीपी होता है, लेकिन गुड्स भी 2 तरीके की होती है, नेचुरल गुड्स और आर्टिफिशियल गुड्स। नेचुरल गुड्स जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में रखी जाती हैं, आर्टिफिशियल गुड्स जो होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में रखी जाती है। ठीक है, और जो सर्विसेज हैं वो टर्शरी सेक्टर में रखा जाता है। सर्विसेज हमारी टर्शरी सेक्टर में, इसे हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, कभी आएगा सर्विस सेक्टर, कभी आएगा टर्शरी सेक्टर, तो ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो
अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर तो आता ही है प्राइमरी सेक्टर में, है ना, नेचुरल है, एग्रीकल्चर तो आता ही है। हॉर्टिकल्चर भी आता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री होता है तो जो भेड़ बकरियां पालते हैं ना, तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री। फॉरेस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है कि कौन से नेचुरल प्रोडक्ट हैं, कौन से नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेरी कल्चर, जो सिल्क सिल्क होता है उसका जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सेरी कल्चर। शहतूत की पत्तियों में जो सिल्क के कीड़े पाले जाते हैं तो उससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो सेरी कल्चर, ठीक है। और रिलेटेड एक्टिविटीज या फिशरीज भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। फिशरीज, मुर्गी पालन वगैरह सब जो भी नेचुरल है, जो मशीनों से नहीं बनाया जा रहा, जिस बिजनेस में प्रोडक्ट्स को मशीनों से नहीं बनाया जा रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमने कुछ एग्जांपल लिए ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? एक तो ये समझना है कि सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी आया इंडस्ट्रियल सेक्टर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। ये दोनों नाम सेकेंडरी सेक्टर के, तो अखबार में कभी आए या बुक में पढ़ें, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब एक ही होंगे, उसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स होती हैं, ये आर्टिफिशियल गुड्स हैं, इन्हें मशीनों से बनाया गया है, इन्हें उगाया नहीं गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सब दुनिया भर की चीजें हैं। आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो अपने घर में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, आपके घर में होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। जो भी आप बहुत महंगे महंगे टीवी आते हैं, आईफोन आता है, मोबाइल भी काफी महंगे महंगे हैं आजकल, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। मतलब आपने सेकेंडरी सेक्टर में पैसा खर्च करा है, ठीक है। और किचन में जाएंगे तो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं प्राइमरी सेक्टर, उसमें थोड़ा कम पैसा खर्च करा हो, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा। फिर आते हैं सर्विस इंडस्ट्री। ये तो हमने बात करी सेकेंडरी सेक्टर। फिर आते हैं सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में अभी हमने डिस्कस करा था कि इसमें सामान नहीं खरीदा जा रहा है, इसमें सर्विसेज का पेमेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन, एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम प्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, टेम्पो, ऑटो, कुछ हमने बुक करा है, ट्रांसपोर्टेशन। होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम की सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। टेलीकॉम की सर्विसेज हो गई, ठीक है, आईटी की सर्विसेज होती हैं, आईटी, ये सब टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। अब हमने एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि जो जीडीपी होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू होता है, उसको हमने 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। गुड्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड कर दिया। अब जीडीपी मान लिया कि 100 रुपीज का कारोबार किया, बिजनेस करा इंडिया ने, क्योंकि जीडीपी तो वही होता है ना जो हम बिजनेस कर रहे हैं विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू जीडीपी है। मान लिया कि केवल 100 रुपए का ही बिजनेस हुआ इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर एक पर्टिकुलर डे, तो उन 100 में से या परसेंटेज में बोले जितना भी हुआ होगा, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? तो ये कई बार एग्जाम में आता है। तो आप खुद से समझिए कि कौन सा, एक खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि कौन सा आपका पैसा सबसे ज्यादा, घर में भी पेरेंट्स अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में खर्च हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है टर्शरी सेक्टर में खर्च होता है, 57% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 57% कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा पैसा टर्शरी सेक्टर में खर्च होता है। मतलब कारोबार सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर कर रहा है बिजनेस इंडिया में, सर्विस सेक्टर 57%, सेकेंडरी सेक्टर 28%, और जो प्राइमरी सेक्टर है अराउंड 15%। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, आप खुद से अपनी फैमिली में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि
जितना पापा पैसा कमा रहे हैं तो उनमें से, या मम्मी पैसा कमा रही है तो उनमें से कितना पैसा आपका, आप खुद से देखिए कि आपके एजुकेशन में कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ये लोग कॉलेज की फीस बहुत जबरदस्त है, हर महीने या पूरे साल की लमसम फीस जाती है, सेमेस्टर वाइज फीस जा रही है, तो बहुत अच्छी खासी फीस जाती है। कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है 50,000 1 लाख का बिल तो वैसे ही बन जाता है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हुए होंगे, कोविड इन्फेक्टेड हुए, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, तो क्या तगड़ा बिल आया हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन में, इंटरनेट का रिचार्ज कर रहे हो, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें जिसमें आपका बहुत अच्छा खासा सर्विसेज में पैसा खर्च हो रहा है। फिर आप मोबाइल, टीवी, कार खरीदी भी होगी लोगों ने, बाइक, एक्टिवा खरीदी होगी, तो अच्छा खासा पैसा उसमें भी खर्च हो रहा है। सबसे कम पैसा जो खर्च हो रहा होगा वो प्राइमरी सेक्टर में कंपैरेटिवली खर्च हो रहा है ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का हम देखें। वैसे तो गरीब लोग जो बेचारे हैं वो ये सब तो खरीद नहीं पाते, बीपीएल फैमिलीज में, उनके लिए तो सर्वाइवल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता होगा प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं बिग पिक्चर, उस बिग पिक्चर में सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में खर्च हो रहा है इंडियंस का। ठीक है, इंडिया में तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब एग्जाम में कई बार आया कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो सर्विस सेक्टर का। इसको आपको रटना नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है कि हाँ यार सर्विस सेक्टर में तो सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम खर्च होता है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डिपेंडेंट सबसे ज्यादा किसके ऊपर है। ये तो कमाई थी कि मान लिया 100 लोगों ने 100 रुपए का बिजनेस करा, तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस था सेक्टर से आया। लेकिन वो 100 लोग कहाँ कितने काम कर रहे थे, परसेंटेज में हम समझे तो सबसे ज्यादा लगभग अप्रॉक्स 50% के अराउंड पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व मानी जाती है। आधा देश प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में 20% और टर्शरी सेक्टर में 30% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो अगर हम बोलें कि 100 लोगों ने 100 रुपए का बिजनेस करा, तो इसका मतलब है कि 15 रुपए का बिजनेस 50 लोगों ने करा कंट्री में, अगर इंडिया में 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो। ठीक है, 28 रुपीज का बिजनेस 20 लोगों ने करा, 20 लोगों ने, 57 का बिजनेस 30 ने करा। तो डिवाइड करें कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने कितना पैसा कमाया। अगर 100 रुपए का बिजनेस करा तो लगभग इसको डिवाइड करें तो 30 पैसे का बिजनेस करा ऑन एन एवरेज एक बंदे ने। इसमें डिवाइड करें तो 1.5 रुपए का, और इसमें डिवाइड करें तो 2 रुपए का। तो एवरेज कमाई के हिसाब से सर्विस सेक्टर में जो है अच्छी खासी इनकम है और प्राइमरी सेक्टर में इनकम काफी कम है। तो इस बात से हमें क्लियर कट समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की हालत खराबी है। इसीलिए किसान जो रहते हैं उनकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, उन्हें अपने प्रोडक्ट का अच्छा खासा पैसा मिल नहीं पाता। और वैसे भी देखो, हम सब इंडियन सभी चाहते हैं कि किसानों की इनकम बढ़े। आप लोग भी चाहते होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि किसानों, अच्छा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियोस आपके लिए बना के लेकर आएंगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो इसमें आते हैं कि देखिए, हम सबकी इच्छा होती होगी कि किसानों की इनकम बढ़े। आप वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी इच्छा है कि भाई किसानों की इनकम बढ़े। ठीक है, लेकिन जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है तो बोलेंगे नहीं भैया 15 लगाओ या 10 लगाओ। आप लोग चाहते ही नहीं होंगे कि सब्जी महंगी मिले, है ना, आप लोग चाहते होंगे कि सब्जी सस्ती मिले। जब आप चाहते हो कि सब्जियां, फूड ग्रेन्स वगैरह, नेचुरल प्रोडक्ट सस्ती मिले, तो आप कैसे उम्मीद करोगे किसानों की इनकम बढ़ेगी। उसके लिए जरूरी है कि फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह बेटर तरीके से हो, तो किसानों की इनकम बढ़ेगी। या वो कुछ अपना ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी देखें, केवल एग्रीकल्चर से तो उनका घर चलेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है, लोग चाहते हैं किसानों की इनकम दुगनी हो, लेकिन फूड ग्रेन के प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो हल्ला मचा देंगे, मोदी सरकार हाय हाय। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको समझना होगा। और कई लोग तो बार्गेनिंग भी करते हैं, 10 रुपए किलो होगा उसमें भी बार्गेनिंग करके 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो में खरीदेंगे, 2-3 रुपए बचा लेंगे। ठीक है, तो वो बेचारा गरीब जो किसान था, जो बेच रहा था प्रोडक्ट, उसे कुछ मिल नहीं पाता, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब ही रहती है। इसीलिए तो ये जो फार्म बिल है, ये जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी पॉपुलेशन किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसी से रिलेटेड है, आपको ये समझना है कि वो फैक्ट क्या है कि जब भी कोई सोसाइटी, अगर प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, पुराने टाइम से बात करें, कोई भी सोसाइटी सबसे पहले
प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी ही होती है। किसी भी इकोनॉमी में शुरुआत में ही इंडस्ट्रीज तो डेवलप होनी जाती है ना। शुरुआत में तो इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं थी, मशीनें थी ही नहीं, सब मैनुअल तरीके से काम होता था। प्राइमरी सेक्टर कुछ था ही नहीं, ये सेकेंडरी सेक्टर कुछ था ही नहीं, टर्सरी सेक्टर कुछ था नहीं। तो होता क्या था कि हाथ से ही सारी चीजें चल रही है, नेचुरल प्रोडक्ट ही होता है। तो कोई भी सोसाइटी इनिशियली, अगर हम आज से 400 साल 500 साल पहले 800 साल पहले की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड ही इकोनॉमी रही होगी शुरुआत से। प्राइमरी सेक्टर बेस्ड धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्रिटेन से हुआ था, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर वो ब्रिटेन, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर दुनिया में फैले, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एशिया में भी आए, अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी, अफ्रीका में भी गए, अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी। ठीक है, तो सोसाइटी फिर धीरे धीरे क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट कर रहा हो। मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है, सेकंड फेज आता है किसी भी इकोनॉमी का, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है। फिर थर्ड फेज आता है, धीरे धीरे करके सर्विसेज की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, फिर सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है किसी भी इकोनॉमी। इंडिया की, ये चाइना की अगर हम बात करें, चाइना पहले प्राइमरी फेज में था, अब चाइना सेकेंडरी फेज में है प्रेजेंट में। अब वो धीरे धीरे करके जाएगा सर्विस सेक्टर में। यूएस की बात करें, वो यहां पर सर्विस इंडस्ट्री में पहुंच चुका है, थर्ड फेज में चल रहा है। इंडिया एक एक्सेप्शन है जो डायरेक्टली प्राइमरी से सर्विस सेक्टर में गया है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया डोमिनेट नहीं कर पाया। प्राइमरी सेक्टर पहले डोमिनेट करता था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, आज की टाइम पे देखें 57% कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री का है। तो एक ट्रांजिशन के फेज की बात करें तो इंडिया एक एक्सेप्शन है जो सेकंड फेज जिसने नहीं देखा, सीधे थर्ड फेज। पहले ये डोमिनेट करता था, अब ये डोमिनेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट नहीं करता। और सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव नौकरियां जहां क्रिएट होती हैं, और क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन, नौकरियां सबको प्रोवाइड करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कंसंट्रेट करना है। वहां जल्दी से नौकरियां क्रिएट हो जाती हैं। होंडा या सोनी कंपनी, जापान की कंपनी, अगर कहीं पर प्लांट सेटअप करे आपके स्टेट में, आपकी सिटी में, तो एक साथ 2-3 हजार लोगों की नौकरियां लग जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मेक इन इंडिया कैंपेन मोदी जी जोर दे रहे हैं, स्किल इंडिया के ऊपर जोर दे रहे हैं, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज आए उन्हें स्किल डिलीवर मिले। ठीक है, दुनिया की कंपनीज को हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आप दुनिया में सप्लाई कहीं भी करो सामान, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया। ठीक है, तो ये जो भी हमने डिस्कस करा जीडीपी से रिलेटेड था, क्या क्या इसके सेक्टर्स हैं, ये आप जो भी मैंने बोला आप इसको एक बार समझिए। गारंटी है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जीडीपी से रिलेटेड कोई भी डेटा देखेंगे और एग्जाम में भी जीडीपी से रिलेटेड कुछ भी लिखने के लिए आएगा यार, क्योंकि एनालिटिकल टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, वन लाइनर्स नहीं आते ना, ऑप्शंस में भी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की, वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, आंसर मार्क कर लेगा, और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं जीडीपी में। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके अलावा जीडीपी में कई चीजें होती हैं, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, और डिफरेंसेस होती है। ठीक है, तो वो सारे डिफरेंसेस के भी हम नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।